अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम इस वीडियो में जानेंगे संवहन तंत्र के बारे में। संवहन तंत्र को हम परिसंचरण तंत्र, परिवहन तंत्र या वहन तंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें संवहन तंत्र की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों हमारे शरीर को संवहन तंत्र चाहिए। तो हम अपने पिछले वीडियोज़ में पोषण और श्वसन प्रक्रम के बारे में हमने पढ़ा। हमने पोषण में देखा भोजन का पाचन हो रहा था, पाचन के बाद भोजन अवशोषित होता है। भोजन अवशोषित कहाँ होता है? छोटी आंत में। अब छोटी आंत से ये सारे जो पोषक तत्व अवशोषित हुए हैं वो किस माध्यम से हमारे संपूर्ण शरीर में पहुँचाए जाए। जैसे छोटी आंत में तो पोषक तत्व जो हैं वो अवशोषित हो गए हैं। अब हमारे पैरों तक, हमारे सिर तक, हमारे हाथों तक या शरीर के सभी अंगों तक ये किस प्रकार से पहुंचाए जाएं, तो इसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम क्या है? रुधिर है। रुधिर किस में आता है? संवहन तंत्र में आता है। और इसी प्रकार से जब हमने श्वसन पढ़ा तो हमने देखा हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाती है। अब फेफड़ों से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? कुपिका में जाती है। कुपिका क्या करती है? ऑक्सीजन को अपने अंदर भर लेती है। अब कुपिका से ये ऑक्सीजन किस प्रकार से हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचती है, तो वो माध्यम है रुधिर वाहिकाओं द्वारा। ये हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। तो इसके लिए भी हमें एक संवहन तंत्र की आवश्यकता पड़ी। अब हम देखते हैं मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव कौन से हैं। तो मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा लसिका तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 अवयव हैं, रक्त, रक्तवाहिकाएं एवं हृदय। तो इन तीनों को हम बारी बारी से थोड़ा डिटेल में इस पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इन तीनों को एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। हम सभी के घरों में पानी की टंकी लगी होती है और ये पानी सप्लाई कैसे होता है? पाइप के माध्यम से। पानी जो है हमारे किचन में, हमारे बाथरूम में या जहाँ भी इसकी आवश्यकता होती है तो पाइप के माध्यम से पानी पहुँचाया जाता है। और इसको चलाने के लिए घर में मोटर लगा होता है। मोटर जब चलता है तभी तो पानी टंकी में भरा जाता है और टंकी से सारा पानी पाइप के द्वारा हमारे सभी कमरों तक पहुंचता है। तो इसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं इन तीनों से। जो मोटर है वो क्या है? हृदय है। जिस प्रकार से मोटर क्या कर रहा है? पानी को पंप करता है, तो हृदय क्या करता है? हृदय रक्त को पंप कर रहा है। और रक्त वाहिकाएँ क्या हैं? वह पाइप का रूप लेती हैं। पाइप क्या करते हैं? पानी को हमारी किचन तक, बाथरूम तक, कमरों तक पहुंचाते हैं। तो रक्त वाहिकाएँ क्या करती हैं? रक्त को कहाँ पहुंचा रही हैं? हमारे संपूर्ण शरीर की सभी कोशिकाओं तक रक्त को पहुंचाती हैं। और रक्त को हम पानी से कंपेयर कर रहे हैं। पानी क्या है? रक्त वाहिकाओं में बह रहा है, पानी क्या है? पाइप्स में बहता है। तो इसी प्रकार रक्त वाहिकाएँ क्या लेकर जाती हैं? रक्त को लेकर जाती हैं। आई होप ये आप लोग को समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम रक्त को पहले थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त को हमने क्लास 9th में पढ़ा था, जब उत्तक वाला पार्ट पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था ये एक तरल संयोजी उत्तक है। और इसका कार्य क्या होता है? यह भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। ये भोजन का जो पोषक तत्व हमने अवशोषित किए हैं उनको लेकर जाता है, ऑक्सीजन को लेकर जाता है और जो वेस्ट मटेरियल हैं उनका वहन करता है। अब रक्त के 2 अवयव हैं। रक्त को 2 अवयव में बांटा गया है, ठोस अवयव, दूसरा है द्रव्य अवयव। ठोस अवयव को अगेन 3 भागों में बांटा गया है। पहला है लाल रुधिर कणिकाएं। अब लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में हम थोड़ा सा श्वसन तंत्र में पढ़ चुके हैं। जब हमने श्वसन वाला प्रक्रम पढ़ा था तो हमने वहाँ पढ़ा था जो श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन, वो कहाँ पाया जाता है? लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या कर रहा था वहाँ पर? ऑक्सीजन के साथ बंध बनाकर ऑक्सीजन को रुधिर में लेकर जाता है। मतलब हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? लाल रुधिर कणिकाओं में। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का अपने साथ बंध बनाता है और उसका वहन करता है। और एक चीज़, हीमोग्लोबिन किससे बना होता है? आयरन से बना होता है। और हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया है। तो इसको याद रखिएगा। दूसरा इसका ठोस अवयव है श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाओं को हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं और लाल रुधिर कणिकाओं को हम RBC, रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पल सेल्स।
अब श्वेत रुधिर कणिकाएँ क्या करती हैं, शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होती हैं। ये शरीर को रोग मुक्त बनाती हैं, उनमें सहायता देती हैं। तीसरा इसका अवयव है ठोस अवयव रक्त का, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध करती हैं। जब भी कभी हमें चोट लगती है तो आपने अक्सर देखा होगा कि ब्लड निकलता है, फिर अचानक से ब्लड निकलना बंद हो जाता है, तो वहाँ पर कौन कार्य कर रहा है, प्लेटलेट्स कार्य करती हैं। वह क्या करती हैं, रक्त का थक्का बनाती हैं और रक्त का मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं ताकि अत्यधिक ब्लड लॉस ना हो। अब नेक्स्ट इसका अवयव है रक्त का द्रव्य अवयव। द्रव्य अवयव में आता है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा का कार्य क्या होता है, प्लाज्मा किससे बना होता है, प्लाज्मा में 90% भाग जो होता है, 90% भाग वह जल का होता है और कुछ इसमें प्रोटीन्स पाई जाती हैं जैसे एल्बुमिन्स है, ग्लोबुलिन्स है। और ये क्या है, एक तरल माध्यम होता है, रक्त का तरल माध्यम होता है जिसमें 90% भाग क्या है, जल है। और इसमें प्लाज्मा में क्या है, इसमें कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। यह भोजन कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। प्लाज्मा का कार्य क्या है, यह भोजन कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। तो ये हो गए रक्त के अवयव। इसको इनके आप फंक्शंस याद रखिएगा, लाल रुधिर कणिकाओं के, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स व प्लाज्मा के। अब हम जानते हैं मानव हृदय के बारे में। मानव हृदय को हम चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका, यह एक पेशीय अंग है। यह मुट्ठी के आकार का होता है। जब हम अपनी मुट्ठी बंद करते हैं तो ये उतना ही छोटा होता है, ये उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता। एक पंप की तरह कार्य करता है। ये हमने अभी ये भी देखा कि जिस तरह मोटर पानी को पंप कर रहा था, तो हृदय क्या करता है, ये रक्त को पंप करता है, जो सारे शरीर में रक्त का परिवहन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। तो मानव का जो हृदय है उसमें कितने कोष्ठ हैं, 4 कोष्ठ हैं। जो ऊपर वाले कोष्ठ होते हैं, आप चित्र में देखिए इसको फिर समझिए। जो ऊपर वाले कोष्ठ हैं उनको अलिंद नाम दिया गया है, वो 2 हो गए, दायां अलिंद और बायां आर्टिकल्स इनको कहते हैं, लेफ्ट आर्टिकल और राइट आर्टिकल। नीचे वाले जो कोष्ठ हैं उनको निलय नाम दिया गया है, यानी वेंट्रिकल्स, दायां निलय और बायां निलय। इस प्रकार से हृदय के 4 कोष्ठ हो गए। अब आप देख सकते हैं जो दायां अलिंद की पेशीय भित्ति है वो पतली है और निलय की जो पेशीय भित्ति है वो मोटी है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको हम थोड़ा आगे समझेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं मानव हृदय में रुधिर परिसंचरण। मानव हृदय में रुधिर का परिसंचरण, रक्त का परिसंचरण किस प्रकार से होता है, तो इसको भी हम जो चित्र बना है उसकी सहायता से समझने का प्रयास करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट आप चित्र में भी देख सकते हैं कहाँ लिखा है, और उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ साइड में दिया हुआ है। पहला पॉइंट है, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बायां अलिंद में आता है। जो ऑक्सीजनीकृत रुधिर है वो कहाँ से, फेफड़ों से, फुफ्फुस से, फुफ्फुसीय शिरा द्वारा कहाँ आया, बायां अलिंद में आ गया। रुधिर एकत्रित करते समय बायां अलिंद शिथिल रहता है। जब रुधिर बायां अलिंद में, हृदय के बायां अलिंद वाले कोष्ठ में किस प्रकार का रुधिर आ रहा है, ऑक्सीजनीकृत रुधिर आ रहा है, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर आ रहा है। कहाँ से आता है, हमारे फेफड़ों से आता है, हमारे फुफ्फुस से आता है। किसके माध्यम से, फुफ्फुसीय शिरा द्वारा आ रहा है। ठीक, ये बायां अलिंद में आ गया। जब बायां अलिंद रुधिर एकत्रित करता है तो बायां अलिंद कैसा रहता है, शिथिल रहता है। अब एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिएगा, जो ऑक्सीजनीकृत रुधिर और विऑक्सीजनीकृत रुधिर, यहाँ 2 टर्म दिए गए हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है, जो ऑक्सीजनीकृत रुधिर है यानी उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और विऑक्सीजनीकृत रुधिर यानी इसको कहीं कहीं अनऑक्सीकृत रुधिर भी लिखा होता है। तो ये दोनों का मतलब एक ही है। इन दोनों का मतलब होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो ये दोनों टर्म का एक्सप्लेनेशन हुआ। अब पहला पॉइंट हमने देख लिया, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बायां अलिंद में आता है और रुधिर एकत्रित करते समय बायां अलिंद शिथिल रहता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है इसका, जब बायां निलय फैलता है। अब बायां निलय फैल गया और बायां अलिंद कैसा हो गया, संकुचित हो गया, तो रुधिर किस में आ गया, बायां निलय में आ गया। थर्ड पॉइंट है, जब बायां निलय संकुचित होता है, अब बायां निलय फैला हुआ था, रुधिर उसमें आ गया, अब बायां निलय कैसा हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। तब रुधिर कहाँ आ जाएगा, शरीर की सभी कोशिकाओं में पंपित हो जाएगा। किसके द्वारा, महाधमनी द्वारा। ऑक्सीजनीकृत रुधिर बायां निलय से
शरीर के सभी अंगों में पंपित हो जाता है। नेक्स्ट, अब इसकी सेकंड साइकिल स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ शरीर के अंगों तक ऑक्सीजनीकृत रुधिर पहुँच गया। अब हमने देखा था ग्लूकोज का विखंडन हो रहा था, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वायवीय श्वसन याद करिए उसको। जब ग्लूकोज का विखंडन हो रहा था तो वहाँ से CO2 गैस निकल रही थी, तो विऑक्सीनीकृत रुधिर हो गया, उसको भी लेके जाएगा। तो दायां अलिंद अब शरीर के अंग से क्या होता है, विऑक्सीनीकृत रुधिर इकट्ठा होता है किसके द्वारा, महाशिरा द्वारा। जहाँ चौथा पॉइंट लिखा है चित्र में उसको देखिए, शरीर के अंगों से विऑक्सीनीकृत रुधिर महाशिरा द्वारा इकट्ठा होता है और कहाँ आया, दायां अलिंद में आ गया। ठीक है, चौथा पॉइंट है इसका, दायां अलिंद जब फैलता है तो शरीर में विऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। पांचवा पॉइंट, जब दायां अलिंद संकुचित होता है, जब दायां अलिंद में आ गया रुधिर, अब दायां अलिंद कैसा हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, तो रुधिर कहाँ आ जाएगा, दायां निलय में आ जाएगा, दायां निलय फैल जाएगा और रुधिर उसमें आ जाएगा। अब दायां निलय से रुधिर कहाँ जाएगा, तो दायां निलय रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु फुफ्फुस में पंप कर देता है। तो दायां निलय का कार्य क्या है, फुफ्फुसीय धमनी द्वारा विऑक्सीनीकृत रुधिर दायां निलय से वापस से फुफ्फुस में, फेफड़ों में आ जाता है। किस कारण, ऑक्सीजनीकरण हेतु वापस से फुफ्फुस में आ गया रुधिर। अब इसके कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं, तो पहले इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। 6 स्टेप्स थे। सबसे पहले फुफ्फुस से, फेफड़ों से ऑक्सीजनीकृत रुधिर बायां अलिंद में आया, बायां अलिंद से बायां निलय में गया, बायां निलय से महाधमनी द्वारा शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजनीकृत रुधिर जो है शरीर के सभी कोशिकाओं में, सभी अंगों तक पहुंचा दिया गया। अब शरीर के सभी अंगों से विऑक्सीजनीकृत रुधिर इकट्ठा हुआ किसके द्वारा, महाशिरा द्वारा। वो दायां अलिंद में पहुंचा, दायां अलिंद से दायां निलय में गया और दायां निलय क्या करता है, विऑक्सीनीकृत रुधिर को वापस से फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फुफ्फुस, फेफड़ों में पहुंचा देता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको इसी तरह स्टेप वाइज ही लिखिएगा अगर एग्ज़ाम में आता है तो। अब हम इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है इसका, अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है। मैंने कहा था, इसको ध्यान रखिएगा, मैंने चित्र में दिखाया था कि अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति मोटी क्यों होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। ये हमने देखा था, निलय क्या करता है, संपूर्ण शरीर में रुधिर भेज रहा होता है, इसलिए इसकी पेशीय भित्ति कैसी है, मोटी होती है। सेकंड पॉइंट है, जब अलिंद या निलय संकुचित होता है तो बॉल उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। जब अलिंद या निलय, कोई भी कोष्ठ हृदय का संकुचित होता है तो बॉल वहाँ लगे होते हैं। बॉल को आप इस तरह समझ सकते हैं, कपाट लगे होते हैं वहाँ पे, वो क्या करते हैं, रुधिर को उल्टी दिशा में प्रवाह होने से उसको रोकते हैं, सुनिश्चित करते हैं, ताकि रुधिर जो है, हमारा रक्त है, वो उल्टी दिशा में निलय से वापस अलिंद में ना जाए, इसको रोकना सुनिश्चित करते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका, हृदय का दायां व बायां बंटवारा। अब हमारे हृदय में दायां व बायां बंटवारे की क्या ज़रूरत थी, क्यों बंटवारा किया गया, तो क्या इसका मतलब है, हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक है। ये क्यों बंटवारा किया गया है, ताकि ऑक्सीजनित अलग कोष्ठों में रहे और विऑक्सीजनित रुधिर जो है वो अलग कोष्ठों में रहे, आपस में दोनों मिले नहीं। इस पक्षी व स्तनधारी जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता है, यह बहुत लाभदायक है। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इनको क्या उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसमें इस तरह का बंटवारा बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए इनको किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे शरीर के अंगों तक होती रहे और ग्लूकोज का विखंडन होता रहे और ऊर्जा निकलती रहे, इसके लिए इस तरह का बंटवारा बहुत ही लाभदायक है। और इस तरह के परिसंचरण को नाम दिया गया है दोहरा रक्त परिसंचरण। मतलब इस पूरे साइकिल में क्या होता है, 2 बार रक्त जो है वो हृदय में जाता है। इसको एक बार फिर आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। सबसे पहले फेफड़ों से, फुफ्फुस कोशिकाओं से क्या हुआ,
फुफ्फुस से फुफ्फुसीय शिरा द्वारा रक्त कहाँ आया? हृदय में आया। हृदय से शरीर को महाधमनी द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं तक यह रक्त ऑक्सीजनित रक्त पहुंचा दिया गया। ये फर्स्ट साइकिल थी। सेकंड साइकिल स्टार्ट होती है शरीर के संपूर्ण अंगों से विऑक्सीजनीकृत रुधिर महाशिरा द्वारा इकट्ठा हुआ, वापस हृदय में आया और हृदय से वापस कहाँ गया? फुफ्फुस कोशिकाओं में जाता है फुफ्फुसीय धमनी द्वारा। किस कारण? ऑक्सीजनीकरण हेतु वापस फुफ्फुस में जाता है। तो ये सेकंड साइकिल हो गई। यहाँ रक्त 2 बार हृदय में आता है, इसलिए इसको दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। अब बाकी के जो जंतु होते हैं उनमें भी थोड़ी सी हमको हल्की सी डिटेल पढ़नी है। जैसे जो जल स्थल चर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 3 कोष्ठ होते हैं। इसको आप चित्र में देख सकते हैं। 2 ऊपर अलिंद दिए हुए हैं और वेंट्रिकल जो है निलय जो है वो एक ही है। तो ये क्या करता है, ये जो जल स्थल चर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं ये ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। नेक्स्ट है मछली। मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। यहाँ से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है जहाँ यह ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। ये देख लीजिए, मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। हृदय से रुधिर कहाँ गया? क्लोम में गया। अब क्लोम से सीधा कहाँ जाता है? क्लोम में ऑक्सीजनित हुआ और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। ये वापस से हृदय में नहीं जाता है ऑक्सीजनित होने के बाद। तो इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। इसको याद रखिएगा। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। जल स्थल चर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं और मानव और पक्षी मतलब स्तनधारी और पक्षी जो होते हैं उनके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। केवल रेप्टाइल क्रोकोडाइल को छोड़कर बाकी सभी के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। क्रोकोडाइल जो होती है उसके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, तो वो उसका एक्सेप्शन है, उसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रक्त नलिकाओं के बारे में। रक्त नलिकाएं 2 प्रकार की होती हैं जिसको मैंने यहाँ पर डिफरेंस के अंतर के रूप में समझाया है और इसको इसी प्रकार आप समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये मेनली अंतर के रूप में ही आता है, पूछा जाता है और अभी आपको क्लास 10th में इसको इतना ही याद रखना है। तो पहला धमनी देखते हैं। धमनी में क्या है? ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। धमनी का कार्य क्या है? जो ऑक्सीकृत रुधिर है, जो ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर है, उसको हृदय से लेती है और शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है। इसका एक अपवाद भी है, केवल फुफ्फुस धमनी को छोड़कर बाकी सारी धमनियाँ क्या करती हैं? ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से लेती हैं और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। इसके विपरीत शिरा का कार्य क्या है? यह विऑक्सीजनीकृत रुधिर मतलब अनऑक्सीकृत रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से एकत्रित करता है और वापस हृदय में लाता है। इसका अपवाद भी है, इसका भी एक अपवाद है, केवल फुफ्फुस शिरा को छोड़कर बाकी सारी शिराएं क्या करती हैं? ये शरीर के विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। सेकंड पॉइंट है धमनी का। धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती हैं और शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती हैं। धमनी में वॉल्व नहीं होते, शिरा में वॉल्व होते हैं। धमनी ये सतही नहीं होती, उत्तकों के नीचे पाई जाती हैं। धमनी क्या होती हैं? उत्तकों के नीचे पाई जाती हैं, सुपरफिशियल नहीं होती हैं। शिरा क्या है? ये सतही होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं, ऊपर ही पाई जाती हैं, आसानी से हमें मिल जाती हैं शिराएं। तो ये धमनी और शिरा में अंतर था, इसको आप अंतर के रूप में ही याद करिएगा और ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लसिका के बारे में थोड़ा सा। लसिका के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें क्लास 10th में बस इसके 2 फंक्शंस ही याद रखने हैं। लसिका क्या करता है? वहन में सहायता करता है। सेकेंड पॉइंट है इसका, रुधिर के प्लाज्मा की तरह होता है। रुधिर में हमने प्लाज्मा पढ़ा था, प्लाज्मा उसका एक अवयव था, तो उसी तरह होता है, रुधिर के प्लाज्मा की तरह होता है, लेकिन यह रंगहीन कैसा होता है? रंगहीन होता है ये, तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। जो वसा का वहन हो रहा है, जो पचा हुआ या क्षुद्रांत द्वारा जो अवशोषित वसा है, उसका वहन किसके माध्यम से हो रहा है? लसिका के माध्यम से हो रहा है और अतिरिक्त तरल को वह कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। ये लसिका के कार्य हैं, इसको बस आपको इतना ही पढ़ना है, लसिका को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब यहाँ तक मैंने आपको मानव में
संवहन समझा दिया, दोहरा रक्त परिसंचरण हमने समझ लिया। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको एक बार समझिए, वीडियो देखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है। धन्यवाद।